चलिए, हम लोग क्लास में चल रहा है मध्य भारत का इतिहास, और मध्य भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो हम लोग जानते ही हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, उसके बाद जो अगला गद्दी पर जो बैठने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पिछले क्लास में भी इंट्रोडक्शन दे दी चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके विजय अभियान के बारे में, क्योंकि कोई भी राजा जब गद्दी पर बैठता है तो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो इसने विस्तार करने के बाद, क्यों? क्योंकि इसकी आकांक्षा थी क्या बनने का? द्वितीय सिकंदर। जिस प्रकार सिकंदर ने विश्व विजय अभियान चालू किया था, उसी प्रकार इसकी मनोकामना थी कि हम भी विश्व विजय अभियान करेंगे। और एक मनोकामना था कि धर्म परिवर्तन का, जो नहीं किया। तो आप विश्व विजय अभियान की कड़ी में सबसे पहले नाम आता है उत्तर भारत, जो कल आपको बताए थे थोड़ा सा। उत्तर भारत में जब इसने अभियान चालू किया तो इन्होंने सबसे पहले टारगेट बनाया किसको? गुजरात को। किसको बनाया? अब गुजरात को जब टारगेट बनाया तो उस समय जिसका राजधानी क्या हुआ करती थी? अहिनवाड़ा। ठीक है, अहिनवाड़ा जो भी है, ठीक है, ये जनरली गुजरात के राजधानी हुआ करती थी, और ये व्यापार का केंद्र बनाना चाहता था, समुद्री एरिया का। तो इसके यहां पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने दो सेनापति को भेजा। तो उस सेनापति में एक सेनापति का नाम क्या था? उलुग खा। और दूसरे सेनापति का नाम था क्या? नुसरत खा था। हाँ, तो अब ये दोनों जो थे अलाउद्दीन खिलजी के बहुत बड़े विश्वास पात्र थे। तो इसीलिए बोला अब जाके आक्रमण करो। कहां पर? गुजरात पर। और उस समय गुजरात पर जो शासन चल रहा था, किसका शासन चल रहा था? रायकर्ण का शासन चल रहा था। ठीक है, तो ये दोनों जब गया युद्ध में तो रायकर्ण को पराजित किया, और पराजित करने के साथ वहां पर से एक योग्य आदमी दिखा, जिस योग्य आदमी का नाम क्या था? मलिक काफूर। ठीक, मलिक काफूर को टैलेंट को देख करके बोला कि बहुत यूनिक आदमी हमको मिला है, तो इसको पकड़ के कहां ले गया? अपने मालिक को दिया, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये हुआ, तो ये गुलाम बनेगा कैसे? जब इसको खरीदेगा तभी तो इसको 1000 दिनार में खरीदा था। कितने 1000 दिनार में? तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ा? 1000 दिनार से बन गया दिनारी, 1000 दिनारी। ठीक है, 1000 दिनारी के नाम से किसको संबोधित किया जाने लगा? मलिक काफूर। और आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम होता है, मतलब उसका पर क्या होता है? वो मालिक से बढ़कर किसी को नहीं समझता है। गुलाम मतलब मालिक ही सर्वोपरि है, मालिक जो आदेश देगा वही काम करेगा। लेकिन मालिक गफूर का वास्तविक नाम जानते हैं क्या था? क्या नाम था? चंद्रराम। ठीक है, तो जब इसको पेश किया तो आगे चलाएंगे कि दक्षिण भारत में जब इसके दो सबसे योग्य सेनापति, जिसका नाम था उलुग खा और नुसरत खा, कि जब हम ठीक है, तो बोल लीजिए। तो ठीक है, तो उलुग खा और नुसरत खा की जब हत्या हो जाती है या देहांत हो जाते हैं, तब दक्षिण भारत का विजय का जो अभियान चालू करेंगे वो मालिक काफूर का ही निर्देश पर चलेगा आगे। ठीक, गुलाम फिर जाएगा दक्षिण भारत में अभियान चलने के लिए। तो हम लोग का उत्तर भारत में, जैसा कि जानते हैं, गुजरात पर जो आक्रमण किया गया था वो कब किया गया था? 1297 ईस्वी में। ठीक, तो 1297 ईस्वी में उलुग खा और नुसरत खा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ा, जो विजय रहा। ठीक, इसके बाद इसने अपना अगला धावा बोला रणथंबोर। ठीक है, तो ये जो होता है, इसके बाद जब इन्होंने अगला धावा भेलेगा रणथंबोर पर, तो उसका वजह क्या था? क्योंकि जब वो गुजरात को जीत लिया था तो उसको दिल्ली आने में बहुत परेशानी होती थी। मान ली दूसरा आएगा, कोई भी जीत के आएगा, लूटपाट कर लेता था। तो इसीलिए उसने रणथंबोर पर विजय बोला कि इसको भी पाना जरूरी है। तो ऐसा माना जाता है कि आगे नुसरत खा जो होता है, मालिक काफूर को खरीद करके सबसे पहले लेके आएगा, दरबार में पेश करेगा। किसके दरबार में? तो 1297 में कहा विजय अभियान चालू किया था गुजरात पर, और 1298 में विजय वापस लौटकर किसको उपहार दे दिया?
बोला मालिक आपके लिए स्पेशल तोहफा लाए हैं। बोला क्या तोहफा है? तो बोला देखिए ये बहुत नायाब चीज लेकर के आए हैं, टैलेंटेड आदमी। ठीक है, जनरली ऐसा मानना इतिहासकारों में कि मालिक कफूर के उम्र में मेल फीमेल दोनों का कैरेक्टर था। सही माई बात, दोनों का गुण उससे मौजूद था, तो इसीलिए नायाब तोहफा वही ना होगा, इसी वजह से। दूसरे नंबर हुआ, देखो गुजरात मार्ग में राजस्थान का शासक बाधा पहुंचा रहा था, क्योंकि जब वो गुजरात से जाएगा दिल्ली तो रणथंबोर होकर के जाना पड़ता था। तो जब भी जाए तो ये लोग पूरा हमला कर दे, कहां के शासक, और डेली आपको हमला करेगा तो आप तंग नहीं आ जाइएगा, बोले ये काहे रास्ता में एकरो विजय जीतो। तो इसीलिए इसने अपना अगला अभियान जो चलाता है रणथंबोर के खिलाफ चलाता है। तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को भी जीत लिया। ठीक, और इसे इस अभियान के दौरान क्या हो गया, इस लड़ाई में नुसरत खां की मारा गया, लड़ाई हो गया, हत्या हो गया। तो अल्लाह होने के बाद फिर तो ये जब रणथंबोर में जब विजय अभियान चालू किया था तो उसका एक सेनापति मारा गया, क्या नाम था उसका, नुसरत खां। तो दो टैलेंटेड आदमी था, एक उल्लुक खां, एक नुसरत खां। तो नुसरत खां तो मारा गया। तो जब इसकी सूचना अलाउद्दीन खिलजी को मिली तो ये खुद लड़ने के लिए गया फिर रणथंबोर, और रणथंबोर के शासक को पराजित कर उसकी हत्या करने के बाद वहां का जो सत्ता जो सौंप कर दिया वो किसके ऊपर सौंप दिया, उल्लुक खां को सौंप दिया, क्योंकि नुसरत खां तो मारा गया था। ठीक, तो वो भी वहां का शासन करने लग गया, और वहां पर वो भी कुछ समय के बाद उसका भी इंतकाल हो गया। इंतकाल मतलब समझते हैं क्या होता है, मर जाना। तो 1301 ईस्वी में वो रणथंबोर तक चला, 1301 ईस्वी में रणथंबोर गया, 1297 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, 1297 में गुजरात पर, फिर आपका रणथंबोर 1301 ईस्वी में। अब आएगा महत्वपूर्ण भूमिका चित्तौड़, हाँ पद्मावती, यहां पर चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो हुआ तो वास्तव में क्या था, इसकी कहानी बहुत ही मार्मिक है। ठीक है, एक सोचो, एक अपनी क्या बोलता है राजा चित्तौड़ की जनता को बचाने के लिए क्या करता है, और एक महारानी अपने पति को बचाने के लिए क्या करता है, यही कहानी है चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, उस समय जब 1303 ईस्वी में जब अभी आक्रमण किया तो आक्रमण नहीं ऐसे किया, बोला कि वहां की महारानी बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया की एक अजूबों में से एक है। कौन? बोला अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी देखे है ना, रणबीर कपूर वाला पद्मा, इसीलिए उस पर विवाद हुआ था। हाँ, इसे गवर्नमेंट राजस्थान के लोगों ने विवाद किया, इसीलिए उस मूवी का नाम बदल करके पद्मावती से रखा गया, पद्मावत, उसका नाम को चेंज करना पड़ा। इसका डायरेक्टर लीला बंसाली, हाँ तो शॉर्ट में जो है तो कहानी यही है, कहानी जो बना हुआ उस हकीकत घटनाओं पर है। कुछ हुआ तो चित्तौड़गढ़ जो था तो कोई भी राजा का होगा, जैसा राजा का रहता ही था। और ये लोग क्या होता है, राजा का शुरू से परंपरा रही है कि जो दुनिया का खूबसूरत है वो हमारे राजमहल में होना चाहिए। ठीक, तो इसको जब सूचना मिला अलाउद्दीन खिलजी को कि दिल्ली का आसपास ऐसा जगह है चित्तौड़, हमको पता ही नहीं था। तो जब इसको सूचना दिया तब ये 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। तो जब आक्रमण किया तो आक्रमण करने से पहले एक शर्त ही भेजा। उस समय चित्तौड़ का जो शासक हुआ करता था राजा रतन सिंह, कौन हुआ करता था, और उसी का पत्नी का नाम था पद्मावती। क्या नाम था? तो राजा रतन सिंह को जब वह संदेशा भेजा, कौन भेजा? अलाउद्दीन खिलजी भेजा, हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो बोला काहे नहीं करेगा भाई? तो बोला आक्रमण इस शर्त पर नहीं करेंगे जब आप अपनी पत्नी का हमें क्या होता है चेहरा दिखाइएगा तब। क्योंकि राजस्थान में क्या होता है घूंघट आड़ के रहता है, और परंपरा अभी भी है कि अपने पति के अलावा कोई किसी व्यक्ति को नहीं दिखा सकता है, एकदम इतना तक रहेगा ना, कुछ दिखवे नहीं करेगा। हाँ, अभी परंपरा चली आ रही है राजस्थान में। तो उसको सूचना मिला कि इतनी खूबसूरत महिला है और हम दीदार नहीं किए अभी तक है, तो बोला हमला करो।
तो हमला करेगा। तो राजा रतन सिंह वो क्या थे, हमला के विरुद्ध थे। वो बोला ठीक है, मेरी पत्नी का है ना चेहरा देखने चाहता है, अगर मेरी पत्नी का चेहरा देख करके कि यहाँ खून खराबा नहीं होगा चित्तौड़गढ़ में, तो दिखाने में क्या हर्ज है। ठीक, तो क्या किया, तो बोला ठीक है हम ये शर्त मान लेते हैं। तो ये शर्त कौन भेजा था, अलाउद्दीन। वो तो दिमाग अलगे लगे ली था अलाउद्दीन खिलजी कि इसको तो कैसे अटैक करना है। तो जब भेजा तो स्वीकार कर लिया कौन, राजा रतन सिंह। तो वो बोला ठीक है। तो वो प्रतिबिंब जो होता है ना बना करके लेके गया। हाँ, प्रतिबिंब बना करके ले जाता है, मिरर। वो फिल्म में डुप्लीकेट दिखाएगा मिरर, तो जब तक आईना नहीं ले जाएगा प्रतिबिंब तो कैसे दिखेगा। तो बोला ठीक है। तो बोला कौन लेके आएगा, बोला आप ही को लेकर के आना है। वो वास्तव में राजा रतन सिंह को कैद करना चाह रहा था, वो बिना लड़े। तो बोला राजा, बोला रतन सिंह की ठीक है, हमको जनता, मान लो कोई भी लड़ाई होगा तो उसमें तो मार काट होगा ही होगा, दोनों तरह का सैनिक होती होगा, तो कौन बड़ा बात है, चलो ठीक है देख लो, मेरा जनता सुरक्षित रहेगी। तो जब उसका प्रतिबिंब बना करके अलाउद्दीन खिलजी के पास लेके गया, तो अलाउद्दीन खिलजी उसको कैद कर लिया, फिराके में था, आओ कैद करेंगे। तो अब क्या कर लिया, राजा रतन सिंह को क्या कर लेता है, वो कैद कर लेता है। तो जब इसकी पत्नी पद्मावती को सूचना मिलती है, तो वो भी दिमाग का कमजोर नहीं रहता आप लोग की तरह, वो तेज तर्रार रहती है। वो क्या बोलती है कि ठीक है, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने शर्त रखा। तो अब अलाउद्दीन खिलजी संदेशा भेजाता है चित्तौड़गढ़ में, किसके पास, रानी पद्मावती के पास, कि अगर तुम हमसे विवाह करोगी तबे हम तुम्हारा पति को छोड़ेंगे, तो मार देंगे तुम्हारा पति को। कौन बोला, कितना खतरनाक रोल किया मूवी में, देखे है ना। हाँ ठीक है, रोल किया हुआ है तो देखे। तो वो जो आया, लेकिन हीरो उसका अनुसार नहीं था, हीरो थोड़ा खतरनाक रहना चाहिए था। अरे उनको बच्चा है वो हीरो ने, वो शुरू से बच्चा जैसा लगता है, खतरनाक हीरो का रोल अदा करना चाहिए था। हाँ संजय दत्त बॉडी वॉडी वाला देता था ना दिया, लेकिन सूट नहीं करता ना, वो लोग हीरो लोग आत्मसमर्पण करेगा, वो सीधे बोलेगा कि आओ लड़ते हैं, इसीलिए चुना। तो राजा रतन सिंह को अब छुड़ाना था, तो छुड़ाएगा कैसे, अब वो भी कूटनीतिक से छुड़ाएगा पद्मावती। तो क्या किया, फिर से पद्मावती ने शर्त रखा, वो शर्त रखा ठीक है हम पहले अपने पति से मिलेंगे, और मिलेंगे कहां पर, दिल्ली में मिलके आएंगे, तब फिर हम आपके पास जाएंगे शादी करने के लिए। कौन ये शर्त रखा, अलाउद्दीन खिलजी। बोला ठीक है शादी करेगा तो हमरा का दिक्कत है, तो हमको तो कौन इससे मतलब है, हमको मतलब किससे है, पद्मावती से। रतन सिंह छोड़ देंगे, इतना साम्राज्य तो भर ले मेरा, चित्तौड़गढ़ को हम छोड़ देंगे। तो रानी पद्मावती ने क्या दिमाग लगाई अब समझिए, देखो कि परंपरा अभी भी रहती है, शादी विवाह में जाते हैं तो पालकी में लेकर के जाया जाता है। तो रानी रतन, ये जो पद्मावती जब अलाउद्दीन खिलजी के पास जा रहे थे, तो 100 पालकी तैयार करवाए, 100। और पालकी में देखोगे कांधा पर लेने वाला होता है ना, और चित्तौड़गढ़ के जो सबसे टैलेंटेड सैनिक थे उसको लेकर के आते हैं। और वही क्या होता है, एक में पद्मावती रहेगी और 100 में उसका सैनिक रहेगा, 700 सैनिक। मतलब समझ रहे, पालकी का भीतर में कितना, 700 टैलेंटेड सैनिक जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, किसके यहां फिर पहुंचते जाता है पालकी में, तो जब भी राजा रानी जाती तो अकेले जाता, उसके साथ दास दासियां जाती है। तो इसीलिए पद्मावती बोली हम अकेले नहीं आएंगे, मेरे साथ दास दासियां भी चलेगी, क्योंकि रानी हुआ करती थी। ठीक है, तो इसीलिए पालकी के साथ कहां गई, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी रहा दास दासी, लेकिन उसके भीतर में सैनिक छिपा हुआ था, उसका टैलेंटेड सैनिक लोग। तो जब वो बोला ठीक है, तो पहले क्या बोलता है कि मेरे जो पति है राजा रतन सिंह को, उसको बाहर किया जाए। आया, मिलाया, लेके चला गया अपना राज्य में, लेके चला गया। और जितने भी वहां सैनिक थे, जो कबीला बना के टीला बनाया गया था, सबको मार दिया सैनिक को। किसके सैनिक को, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक को। उस समय अलाउद्दीन खिलजी था नहीं वहां, तो फिर छुड़ा करके कहां ले जाती है, फिर चित्तौड़गढ़। कौन लेके जाती है, तब बोलता अलाउद्दीन खिलजी हमरो से टैलेंटेड आदमी निकल गई है, तो हम उसको बजाएं इधर। आओ क्या कर दिया, छोड़ा कर अपना पति। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रोधित होता है कि बोला एक महिला की दुस्साहस कि हमारे राज्य से अपने राजा को छुड़ा के ले जाए। तब वो क्या करता है, पूरी शक्तिशाली सेना के साथ हमला करता है, कहां पर, चित्तौड़ में। तो वही बोला गया है 303 ईस्वी के दौरान जब वो आक्रमण करता है, तो वहां पर वो विजय था। ऐसी विजय नहीं होता है, क्योंकि राजपूतों लोगों की परंपरा रही है, मर जाएंगे लेकिन शान और शौकत नहीं जाना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में वो तो राजपूत थे और महिलाओं की भी परंपरा हुआ करती थी कि अपने पति के सिवा कोई व्यक्ति कोई दूसरा उसको ना स्पर्श कर सकता है, ना ही उसका चेहरा देख सकता है। ये परंपरा सती प्रथा वहीं से प्रारंभ हुई थी। तो देखोगे वहां पर एक जोहार प्रथा चलती है, हम जोहार झारखंड नहीं, वो जोहार प्रथा, जोहार झारखंड नहीं, मैं तो बोल रहे, अच्छा जोहर है ना, अच्छा हार बोलने पर होता था, वही हम बोले जोहार झारखंड बोलते हैं। तो जोहर प्रथा एक चलती थी, तो उसमें महिला क्या होता था कि अगर वो लोग का हर किला में जितनी भी रानियों के किला होती थी उसमें एक कुंड चलता था और वो कुंड में 24 आवर नॉन स्टॉप आग धधकते रहता था। कुंड समझते हैं ना, छोटा मोटा नहीं, बहुत समझ लो कि पूरा कैंपस से बड़ा 24 आवर आग चलते रहता था। इसलिए जलता रहता था राजाओं के किला में, क्योंकि जब लड़ाई चलती थी तो लड़ाई किले पर किला पर एक तिरंगा झंडा लगा रहता था। तो अगर बोला जाता था कि अगर उसका राजा हार गया तो हारने पर उस किले पर काला झंडा फहरा दिया जाता था। तो उसकी राजाओं के उस किले के अंदर में जितनी भी रानियां महारानियां रहती थी वो अपने आप को जौहर कर लेती थी, मतलब सती हुआ करती थी। सती कैसे में, उस आग के कुंड में कूद जाया करती थी। तो उसका इंडिकेशन कहां से मिलता था कि आपका राजा हार चुका है, अब दुश्मन आपके ऊपर महल में आक्रमण करेगा। तो महल में तो रानियां ही रहा करती थी, राजकुमार, तो वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी, वो जलती कुंड में अपने आप को कूद जाया करती थी। तो उसका इंडिकेशन कैसे मिलता था, हारने वाला है तो संकेत आ जाता था, तो ब्लैक झंडा जैसे हो गया तो समझ जाता था किला में कि अब हम लोग किसी अधीन होने वाले शत्रु, और ये मुस्लिम थे और ये हिंदू संप्रदाय की थी। कौन सा सही हमारी बात, तो ऐसे नहीं, वीरांगनाओं की गिनती ऐसे नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब है, तो वही बोला गया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण कर दिया चित्तौड़गढ़, तो राणा रतन सिंह की युद्ध में पराजित हो जाती है और उसकी हत्या हो जाती है। तब जब इसकी सूचना पद्मावती को मिलती है तो वो क्या करती है, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जो कुंड जलता है उसी कुंड में अपनी दासियां रानियां के साथ वो क्या होती है, जलती कुंड में कूद जाती है और वो क्या होती है, जोहर हो जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी कभी भी उसका ना तो दीदार कर पाता है और ना ही उसको स्पर्श कर पाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का मनसा क्या रहता है, अधूरा का अधूरा। यही है अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की कहानी। समझ में आई बात, तो यही इसी पर बनाया गया मूवी पद्मावत। ठीक है, तो जितना कहानी बताए यही सब लिखा हुआ है। तो देखो लिखा गया यही था कि बोला गया, देखो 303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो होता है कब जीत लेता है, चित्तौड़, और उस समय चित्तौड़ का शासक कौन होता है, राजा रतन सिंह। और उस समय जो महारानी रहती है, उस महारानी का नाम क्या रहता है, पद्मावती बोलिएगा, पद्मावत नहीं बोलिएगा, ठीक है, रानी का नाम रहता है पद्मावती। तो देखो चित्तौड़ और ध्यान में अलाउद्दीन ने रानी जो पद्मावती के लिए किया, और यह राजा रतन सिंह को पराजित किया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया। मतलब उसको पा नहीं पाया क्योंकि जाएगी नहीं, अग्नि कुंड में जल गया। जोहर का मतलब ही होता है धधकती हुई अग्नि कुंड में महिलाएं को जल जाना या कूद जाना, आत्मदाह कर लेना। जो सती प्रथा चलती, सती प्रथा ही ना होता था कि अगर उसके पति का देहांत हो गया तो उसी के पति पर जो महिलाएं होती थी वो पूरा सुसज्जित होकर के सुधा जल जाना। तो इसको बैन किया गया ब्रिटिश टाइम में, राजा राम मोहन राय ने इसको बैन किया सती प्रथा, क्योंकि बाल विवाह हो जाता था। वो है बूढ़ा, ये अभी 15-16 साल का गया, जय हिंद जय भारत हो जाया करता था, जय हिंद जय भारत, क्योंकि राजाओं लोग तो बहुत सारी रानियों से विवाह करती थी और सब छोटे छोटे बाल विवाह, मतलब वही ना होता था, छोटे छोटे में शादी विवाह होता था। तो देखो वही लिखा गया है, राजपूत महिलाएं विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था, जोहर। जोहर इसी को कहा जाता था। और बोला गया यह चित्तौड़गढ़ जो था का नाम बदल के क्या रख दिया गया, खिजराबाद कर दिया गया। तो चित्तौड़गढ़ का नाम जो होता है खिजराबाद करने वाला शासक कौन था, अरे बोलता नहीं, ये कौन था, ये रतन सिंह करेगा चित्तौड़गढ़ का नाम नहीं, तब मर जाएगा तो जो शासन अपना होगा नाम, ठीक। तो यहां तक इसकी कहानी थी, मतलब उत्तर भारत का। अब अभियान चलेगा कहां पर, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत का अभियान के पहले भी कहानी सुन लो, इसका भी कहानी है।
दक्षिण भारत का जैसे उत्तर भारत में हो गया, अभी तक जितने भी शासक हुए वो उत्तर भारत पर ही कंट्रोल करते थे, दक्षिण भारत पर अभियान नहीं चलाते थे। लेकिन ये जो था अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, पहले ही बता चुके, वो पूरा साम्राज्य पर जीतना चाहता था और दक्षिण भारत में आएगा तो कंट्रोल कैसे करेगा, ये उत्तर भारत इधर है, दक्षिण भारत इधर है। तो इसकी तीन मंशा थी। पहली मंशा ये थी कि वो दक्षिण भारत को तो जीतेगा, लेकिन वहां क्या करेगा, शासन नहीं करेगा। वो शासन क्या करेगा, वहां के राजाओं को वो पराजित करके वहां से केवल टैक्स वसूल करेगा, और उस टैक्स के भरपाई से क्या होगा, इसकी जो विशाल सेना थी इसकी भरपाई होगा, खर्चा। मान लो उतना विशाल सेना को संभालेगा कैसे अलाउद्दीन खिलजी, विश्व विजय भान पे लेके 10-20 सेना 100 सेना से लेके गए, लाखों सेना का दल लेके निकलना पड़ता था। तो अगर सेना को पहले ही बता चुके हैं कि अगर उसको खर्चा पानी नहीं देगा तो सैनिक का काम करेगा नहीं, तो उसका खर्चा पानी के लिए उन्होंने दक्षिण भारत पर हमला किया था। और उस समय दक्षिण भारत में जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अभियान स्टार्ट किया, उस समय दक्षिण भारत में 4 शासक का दबदबा था। ठीक है, एक यादवों का दबदबा था, कात्यायन का था, ठीक, एक आपका होयसल का था और एक पांड्यन का। ये 4 शासक दक्षिण भारत में शक्तिशाली थे। तो ये 4 शासक का में तो इसका 2 मुख्य सेनापति तो जय हिंद जय भारत हो गया था। कौन कौन, उल्लू खान। तो जाएगा कौन दक्षिण भारत, ये तो आपका दिल्ली गद्दी छोड़ नहीं सकता है। अगर ये छोड़ा तो दिल्ली गद्दी पर तो फिराके में है, आमी लोग की कब जाए हम शासन करें, तो दिल्ली गद्दी छोड़ नहीं सकता था। कौन, तो नहीं छोड़ जाता, तो इसको एक योग्य सेनापति चाहिए था। तो योग्य सेनापति के रूप में उस समय नजर आया मलिक काफूर। कौन नजर आया, तो बोले जाओ, इसी दिन के लिए तुमको रखे थे, कहां जाना है, बोले मालिक दक्षिण भारत जाओ, तुमको सौंप रहे दक्षिण भारत, तुम मेरा नेतृत्व करेगा। किसका नेतृत्व, अरे मेरा नेतृत्व मैंने किसका अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व करेगा ना आपका। 1303 ईस्वी का आसपास चल रहा, यहाँ 19वीं सदी चल रहे। हाँ होगा, वो जन्म उन्म ली होगी, हो सकता है। बोला जाता है 80 लाख योनि में मानव जन्म मिलता है, तो हो गया होगा, पुर गया होगा, आ गई। फिर राजा महाराजा तो कितना बढ़िया रहता, पढ़ना उड़ना भी नहीं पड़ता, तो जितना बड़ा पदवी उतना बड़ा टेंशन। तो जब इसको वहां पर भेजा दक्षिण भारत में, तो पहला उसका था कि वहां को जीत करके वहां जो संपदा मिलेगा एक होगा काम। अब अलाउद्दीन खिलजी बहुत टैलेंटेड आदमी था, भले वो इधर उधर भ्रमित हो जाता था। दूसरा उसका क्या लक्ष्य था कि सैनिक को उलझा के रखना है, सैनिक को बैठा के कभी पैसा नहीं देता था। उलझा के रखने का मतलब बैठ के पैसा लेगा, बैठ के खाएगा, चलो लड़ते रहो, उधर लड़ते रहो। तो दूसरा नंबर क्या होगा, आपसी बगावत नहीं फैलेगा। बगावत कैसे फैलता है, सैनिक में बोले टैलेंटेड मिल गया एक है, या सैनिक राजे को मार दिया, मार देता था ना, सेनापति को साफ करके नया वंश बना दिया, हुआ ना मगध में, एक को मार कर दूसरा गद्दी बैठता था। तो वो देख लिया था, अब इंडिया में ऐसा परंपरा है, ये परंपरा से बचना है तो सैनिक को उलझा के रखो, तो इसको भेज दिया, जाओ दक्षिण भारत में लड़ते रहो, इधर सेफ रहेगा। ठीक। अब तीसरी नंबर बात था जो आपको भी बताए थे कि वहां जो सरदार वगैरह बहुत पैसा वाला था, तो उसको पूरा टैक्स बराबर कंगाल कर दिया था। और दूसरा क्षतिपूर्ति भी करना था कि सेना का टैक्स लेना था। तो ये दक्षिण भारत में बोला 4 गो, बोला ठीक है हम पहुंच रहे हैं। कौन बोला, अलाउद्दीन आ रहा। अब वो दक्षिण भारत के अभियान के लिए जिस सेनापति को भेजेगा उस सेनापति का नाम था मलिक काफूर, जिसका वास्तव में नाम क्या था, चंद्रराम। तो देखो दक्षिण भारत में उन दिनों 4 प्रमुख हिंदू राज्य थे, जिसे नतमस्तक करने के लिए सुल्तान ने संपूर्ण दक्षिण भारत की सत्ता स्थापित करना चाहता था। और पहला उस समय था कौन था, यादवों की सेना। ठीक है, और उसने उसकी राजधानी क्या थी, देवगिरी। और दूसरा राज्य था जिसका नाम था तेलंगाना। क्या नाम था, जिसको ही पढ़ते भी है तेलंगाना, जहां काकतीय वंश का शासन चल रहा था। किस वंश का, समझते जाइएगा। हाँ बोलो बोलो। तो यादवों जो बनाई थी उस समय उसकी राजधानी कहां थी, देवगिरी। और तेलंगाना का जो था वहां पर दूसरा वो किस वंश का शासन चल रहा था, काकतीय वंश का शासन था। और उसकी राजधानी कहां थी, वारंगल। याद रखिएगा, काकतीय वंश की राजधानी समय कहां थी, वारंगल। और तीसरा राज्य था होयसल। कहां था,
और जिसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। कहां थी? तीसरा राजा अपने अपने बतिया रहा, पर हमरो से बतिया, कुछ कहानी वानी सुना। एक था राजा, एक थी रानी, है ना? तो राजे रानी ना हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री क्या है? मध्य भारत जो पूरा पढ़ेंगे राजा रानी के बारे में ही पढ़ेंगे, पूरा राजा रानी पढ़ते हैं ना। प्राचीन भारत आदि मानव के लिए पढ़ते हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं पूरा डिसिप्लिन वाला सिस्टम। अंग्रेज लोग आएगा पूरा डिसिप्लिन सिखाएगा, हाँ, तो वही ना करेगा, चाबुक से मार मार के खोल नोचेगा। चलो, तो होयसल का राजधानी कहां थी? और चौथा जो राज्य था वो पांड्यों का राज्य था, जिसकी राजधानी थी क्या? मथुरा। मथुरा होगा, मथुरा। मथुरा तो वहां है, मदुरई का ही नाम बना होगा, मदुरा, ठीक है, वही लिखा होगा मथुरा, मदुरई। तो ये जो था उस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख शासन रहा करते थे, ठीक है। जानना आपको जरूरी है क्योंकि यह विजय अभियान पर है, पूछा जा सकता है। देखो, तो उसके बाद मालिक गफूर ने सबसे पहले 1307 ईस्वी में जो आक्रमण किया, कहां पर आक्रमण किया? देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक था कौन? रामचंद्र देव। लेकिन ये रामचंद्र देव का मुलाकात अलाउद्दीन खिलजी से पहले ही हो चुका था। हाँ, तो इसलिए क्योंकि रामचंद्र देव को जो हराने के बाद इस शरण में चला गया था, कहां पर? देवगिरी का शासक के शरण में। तो इसको बहाना मिल गया, बहाना मिल गया कि अच्छा वहां भाग के गया है, काहे भाग के उसको शरण दिया? बोले काहे हमला किए? तुम मेरा शत्रु को काहे शरण दिया? इसलिए हम हमला करने आ गए। राजा लोग का क्या होता था? अगर किसी राजा के शत्रु को कोई राज्य शरण दे देता था तो बस हमला करो। तो बोला, इसलिए बहाना बना गया, किसको मिल गया? अलाउद्दीन खिलजी को। तो चलो देवगिरी से स्टार्ट करने गया। अब वो राजा डरे, का बोले हाँ शरण दिया तो छोड़ेंगे, अब तुमको हटाओ उसको जल्दी। तो देखो, किंतु रामचंद्र की वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था? उसको छोड़ दिया था और उसका जागीर को क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। वही बोला गया, गुजरात के नौशहरी को का जागीरदार उससे बना दिया था। मतलब वो जीत करके बोला ठीक है हम नहीं मारेंगे, तुमको छोड़ देंगे, लेकिन बाद में भाग गया था वो। उसके बाद अगला जो होता है 1307 ईस्वी के बाद अगला आक्रमण करेगा 1309 ईस्वी में, और वो कहां आक्रमण करेगा? वारंगल, ठीक है। और उस समय वहां शासक का नाम क्या था? प्रताप रुद्र देव। तो वारंगल के जो शासक था उसका नाम क्या था? ये पहले डर गया, ये डर गया, इसलिए बोला इतना खतरनाक खतरनाक को तो छोड़ा नहीं तो हमारा ही छोड़ेगा। कौन बोला? रुद्र देव। वहां वारंगल का तो वही था काकतीय वंश का। फिर वारंगल रुद्रदेव क्या किया? वो अपना एक सोना का मूर्ति बनाया और उसी को जंजीर में पूरा गरगवा करके और पेश किसको कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी कि मारो नहीं, देखिए मेरा प्रमाण है कि हम आपका गुलाम बने हुए हैं, नहीं तो सामने जाएगा तो उसको जय हिंद जय भारत कर देगा, है ना, तो मार देगा। तो अपने मौत से बचने के लिए क्या किया? वो भी मट्टी उट्टी के नहीं, सोना का मूर्ति अपना आकार बनवाया और पूरा बेड़ियों से जकड़ा करके किसको पेश कर दिया कि हम आपका गुलाम बन गए, मारियो और ये नहीं हमको। तो वही बोला गया, देखो 1309 ईस्वी में जब आक्रमण करने के लिए आया तो बोला गया रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसे जंजीर पहनाकर किसको भेज दिया? खिलजी। और साथ में देखो क्या भेजा, समझ में आई बात ना? जो अभी वर्तमान में कहां है कोहिनूर हीरा? किस देश के पास है? ब्रिटेन। वही ना, इंग्लैंड वाला लोग ले गया कोहिनूर हीरा, चोर ले गया था, चोरी करके दान में ले गया था, चोरी किया था, मुगलिया सल्तनत से फिर छीन लेगा और लेके चल जाता है इंग्लैंड, ब्रिटिश साम्राज्य लोग। तो देखो कोहिनूर हीरा देने वाला पहले कौन था? वारंगल का जो शासक था रुद्रदेव, ये दे दिया कोहिनूर हीरा। किसको दिया? बोला इससे संतुष्ट नहीं होगा, कोई कोहिनूर चीज बोला जाता नहीं आपको, उससे कीमती चीज है ही नहीं दुनिया में। कोहिनूर हीरा कैसा होता है? ब्लैक व्हाइट, कैसा होता है? ग्रीन होता है ना, देखिए देखा है, देखो कहां दिखा है? पिक्चर में। अच्छा पिक्चर तो दोस्त अभी बाकी है, देखो देखो यहां पर। तो ये जो होता है कोहिनूर हीरा जो भारत से, समझ में आया? तब हीरा कहां का था? भारत का था ना।
तो भारत सरकार अभी भी इस पर बोल रहा है कि ये जो संपत्ति है आप इसे भारत को लौटा दीजिए, चाहे जितना पैसा लेना लीजिए। ब्रिटेन बोला मेरा शान और शौकत बहुत चीज ले आएगा। अभी आइए ना मुगलिया सल्तनत में पूरा दरबार मयूर वाला जो क्या बोलते हैं, हाँ मोने, वो सब उठा के लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं और सब अपना देश में रखेगा। तो कोहिनूर जो हीरा जो था किसको सौंप कर दिया, अलाउद्दीन, और साथ में अपना सोने का मूर्ति बना करके पेश कर दिया रुद्रदेव कि हमको हत्या नहीं करे। तो दोनों गुलाम बन गया। अभी 2 और बाकी है। उसके बाद 1310 ईस्वी में मालिक कफूर ने अगला आक्रमण करता है, कहां पर, होयसल वंश पर आक्रमण करता है जिसकी राजधानी क्या था, लेकिन उसको जीत नहीं पाता है। वो उस पर आक्रमण करता है होयसल पर, लेकिन उस पर क्या हो जाता है, विजय प्राप्त नहीं करता है। तो फिर वहां से वो लौटता है, तो लड़ते लड़ते थक जाता है। फिर उसके बाद अभी भी नहीं छोड़ता, बोले एक नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगला जीतेंगे। तो अगला आक्रमण करता है कब, 1311 ईस्वी में, और वो पांड्य वंश के शासक पर जिसकी राजधानी क्या थी, मदुरै। ठीक है, इसको वो जीत लेता है। मतलब 4 में से 3 पर वो विजय पाता है और 1 पर विजय नहीं पाता है, और वो कौन था, होयसल, जिसकी राजधानी क्या थी, द्वार। तो ये था दक्षिण भारत में जो तो अपना विजय अभियान चलाए थे, किसके नेतृत्व में, खिलजी के नेतृत्व में। तो ये विजय अभियान की कड़ी यहां तक थी। ठीक है, तो उसके आगे की जो कड़ी में चलेगा, फिर उसके बाद जैसा कि आपके इसके दरबार में 4 मुख्य शासक सेनापति थे। एक का नाम था क्या आपका, जफर का, फिर उसके बाद रथ का, उसके बाद उल्लुक का और मालिक कफूर। अब बोलेंगे सर जफर का कौन था, इसका भी कहानी देखो, इसका भी कहानी सुन लो। देखो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहा था तो भारत का भी तो सुरक्षा चाहिए, उत्तर भारत का। उस समय मंगोलियों का बहुत आक्रमण होता था, वो भी आक्रमणकारी थे, वो तो और खतरनाक, वो तो सीधा आया लूटपाट के लेके चल दिया। तो उसकी रक्षा के लिए एक सेनापति को तैनात करके रखा था जिसका नाम था कौन सा, जफर खां। तो देखो वही लिखा गया, मंगोलियों से लड़ते समय जफर खां की क्या हो जाता है, जफर खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यह जो होता है चारों को मानता था, क्या मानता था अपने आप को, पैगंबर का खलीफा। क्या मानता था, अब देखो पैगंबर का खलीफा कहने का मतलब क्या होता है, बोलो। पैगंबर का खलीफा मतलब भगवान का दूत जो भेजा गया है स्पेशल, किसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, क्योंकि विजय अभियान इसी का बदौलत न करता है। पूरा उत्तर भारत दक्षिण भारत अपने सीमा का सुरक्षित, ये तो इसीलिए बोला ये जो 4 मेरा सेनापति है वो किसका है आपका, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का। कौन था, पैगंबर के खलीफा थे। और आपका 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये हुआ अलाउद्दीन खिलजी का जीवनी। इसके बाद अभी इसका कड़ी समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसका शासन व्यवस्था तो बता ही दिए थे। ठीक है, ये मार गया बीमारी से, कौन मार सकता था। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का कुछ शासन व्यवस्था है। ठीक है, बहुत टाइम हो जाए तो शासन व्यवस्था हम कल अगली कक्षा में खत्म होगा। फिर उसके बाद 2 छोटे छोटे और टॉपिक है जिसके बोले थे ना कि खिलजी वंश में कितना शासक था टोटल, 5। तो उसमें जो 2 महत्वपूर्ण है उसके बारे में बता देंगे, तब अगले वंश में चलेंगे। तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।